नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो देखिएगा, कुछ दिनों से अपनी क्लास नहीं हुई है तो उसके लिए आप सबसे माफ़ी चाहते हैं। तो आज अपनी यहाँ पे जो हिंदी अनिवार्य की क्लास रहेगी और यहाँ पर हम आज जो है संचार माध्यम को लेके जो है बात करेंगे। तो 12th क्लास का अपना ये आज सेशन रहने वाला है। पहला यहाँ पर हमारा शेखावाटी मिशन 100 के तहत जो यहाँ पे पहला प्रश्न है कि प्रिंट माध्यम के 2 दोष आपको बताने हैं। तो प्रिंट माध्यम देखिए, ये है अशिक्षित लोगों के लिए एक तो अनुपयोगी है, क्योंकि बिना पढ़े लिखे जो लोग हैं वो पढ़ नहीं सकते इसको। और दूसरा यह है कि ये तुरंत जो घटनाएँ घटित होती हैं उनकी जानकारी देने में सक्षम नहीं है। ठीक है? चलिए, दूसरा हमारा यहाँ पे प्रश्न रहेगा कि नेट पत्रकारिता पर आपको टिप्पणी देनी है। तो नेट पत्रकारिता क्या होती है देखिएगा, कि इंटरनेट पर अखबारों का प्रकाशन, लेख, फीचर, चर्चा, परिचर्चा या झलकियों को दर्शाने को हम क्या कहते हैं? नेट पत्रकारिता कहते हैं। सीधे तौर पे कहें कि इंटरनेट पे अगर अखबार का प्रकाशन होता है तो वो क्या कहलाता है? नेट पत्रकारिता। तीसरा हमारा जो प्रश्न रहता है कि प्रिंट माध्यम के आपको 2 लाभ बताने हैं। तो प्रिंट माध्यम के देखिए 2 बढ़िया-बढ़िया लाभ यहाँ पर लिखे गए हैं। पहला जो लाभ रहता है कि इसमें समाचार को धीरे-धीरे दोबारा या अपनी मर्जी के अनुसार आप पढ़ सकते हैं। दूसरी मैं बात करूँ तो इन्हें सुरक्षित रखकर संदर्भ के रूप में भी इसका उपयोग किया जा सकता है। लंबे समय तक आप इसको सुरक्षित भी रख सकते हैं। चौथा हमारा प्रश्न है कि ड्राई एंकर किसे कहते हैं? तो देखिएगा, जब तक खबर के दृश्य नहीं आते, एंकर दर्शकों को रिपोर्ट से मिली जानकारियों के आधार पर सूचनाएँ पहुँचाता है। मतलब ये है कि अगर मान लो किसी जगह पे कोई घटना घटित होती है, उसका अगर दृश्य उसके पास नहीं है, फ़िल्म उसके पास नहीं है, तो वो सिर्फ़ जानकारी देता है, सूचनाएँ देता है, तो उसे कहते हैं सिर्फ़ ड्राई एंकर। ड्राई का मतलब सूखी जानकारी देना सिर्फ़। चलिए, 5वां हमारा प्रश्न है कि रेडियो माध्यम से संबंधित 2 दोष आपको बताने हैं। रेडियो के देखिए 2 दोष हैं कि किसी समाचार को आरंभ से अंत तक सुनने की उसमें बाध्यता होती है, मजबूरी है, सुनना पड़ेगा। दूसरा है कि किसी सूचना को संदर्भ के लिए रखा ही नहीं जा सकता। आप चाहते हो कि मैं कि इसको सुरक्षित रख लूँ, ऐसा संभव नहीं है, टाइम के हिसाब से उसको जो है वो देख सुनना पड़ेगा। चलिए, छठा हमारा सवाल है कि भारत में इंटरनेट पत्रकारिता को आपको संक्षेप में बताना है। तो देखिए, भारत में इंटरनेट पत्रकारिता जो है उसकी शुरुआत 1993 में हुई थी। और इसका दूसरा दौर भारत में जो है वो सन 2003 में शुरू हुआ था। और पहले दौर में भारत भी प्रयोग हुआ और डॉट कॉम और जो है ना तहलका डॉट कॉम, सॉरी तहलका डॉट कॉम और शीघ्र ही चलना प्रारंभ हुआ था। अंत में बात करें तो वे ही टिक कर रह पाए जो मीडिया में पहले थे। और रीडिफ भारत की पहली साइट है जो वर्तमान में भी चल रही है, रीडिफ की याद रखना है। चलिए, सातवां हमारा सवाल रहेगा कि ब्रेकिंग न्यूज़ से क्या तात्पर्य है? तो देखिएगा, ब्रेकिंग न्यूज़ का आज से है कि अत्यंत महत्वपूर्ण या बड़े समाचार को कम से कम शब्दों में अगर दर्शकों तक पहुंचाना है तो उसे फ्लैश भी कहते हैं। जैसे कोरोना ने 2023 में पुनः दस्तक दे दी, ऐसा अगर आता है तो ये जो न्यूज़ है वो ब्रेकिंग न्यूज़ होगी। कई बार नहीं आता, बीच बीच में समाचार बोलते रहते हैं और फिर तुरंत से आता है ब्रेकिंग न्यूज़। यहाँ पर ये पेपर हुआ लीक और वो हुआ, है ना, मतलब बहुत सारी जानकारियाँ आ जाती हैं। चलिए, हमारा 8वां जो सवाल है कि इनकोडिंग से क्या अर्थ है? सवाल बड़े इंपॉर्टेंट हैं लेकिन बच्चों को कम समझ में आते हैं ये सवाल। तो इन पे थोड़ा फोकस रखना है आप सबको। बढ़िया सवाल है कि संदेश भेजने के लिए विशेष कूटों का प्रयोग होता है। कूट भाषा का, कोडिंग जो लैंग्वेज होती है उसका प्रयोग किया जाता है। भाषा भी एक प्रकार का ही कूट है। अतः प्राप्तकर्ता को समझाने के लिए कूटों में संदेश को बांधना क्या कहलाता है? कूटिंग या एनकोडिंग कहते हैं। यानी संकेतों के माध्यम से आप कहो कि मतलब कोई ऐसा कोड वर्ड जो उसी के समझ में आए, तो उसका प्रयोग करना इनकोडिंग कहलाता है। चलिए, क्लाइमेक्स नाम सुना होगा फिल्मों के मामले में, क्या होता है देखिएगा, किसी भी घटना, सूचना आदि का वास्तविक रूप से परिचय कराना या उस चरम बिंदु तक पहुंचना जहां से पूरी घटना या घटना का सार समझते हुए निवारण और बढ़ना होता है, वह बिंदु क्लाइमेक्स कहलाता है। मतलब किसी घटना की शुरुआत होती है, परिचय मिलता है उसका, और फिर धीरे धीरे जो घटना है वो उसके मतलब समापन की ओर जहाँ पे बढ़ती है, क्लाइमेक्स फिल्म का देखा होगा, लास्ट का पार्ट जो है वो क्लाइमेक्स होता है। ठीक है, चलिए, 10वां हमारा सवाल है कि जनसंचार के 2 कार्य आपको बताने हैं। पहला कार्य है सूचना देना। जनसंचार का प्रमुख कार्य क्या है? सूचना एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजना। दूसरा है शिक्षित करना।
शिक्षित करने का अर्थ है देश दुनिया के हाल से जनता को परिचित कराना, अवगत कराना, वो जनसंचार का प्रमुख कार्य रहता है। अगला हमारा 11वां सवाल है कि हिंदी वेब पत्रकारिता की सबसे बड़ी समस्या क्या है। यानी हिंदी वेबसाइट की सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर पूछी है। नेट पे अखबार को हिंदी में पढ़ना वो पूछा है यहाँ पे। तो देखिएगा, एक तो इसका उत्तर रहेगा कि हिंदी वेब पत्रकारिता की सबसे बड़ी समस्या उसकी लेखन शैली है। लेखन शैली का मतलब फॉन्ट है। फॉन्ट को ही क्या कहते हैं, लेखन शैली कहते हैं। क्योंकि अन्य भाषाओं की भांति इसका कीबोर्ड अभी बाजारों में उपलब्ध ही नहीं है। आप दुकान पे जाओ, दुकान पर जार देख लियो कि भाई माने हिंदी को कीबोर्ड दो, तो हिंदी को कीबोर्ड तो थाने मिलेगा नहीं मिलेगा ना। तो यहाँ पे अंग्रेजी का कीबोर्ड लेके आना पड़ेगा। अतः इसकी लेखन क्रिया बड़ी कठिन है। ठीक है, चलिए 12वां हमारा सवाल है कि एंकर बाइट किसे कहते हैं। देखो, एंकर बाइट का अर्थ होता है कथन, और टेलीविजन में किसी खबर को पुष्ट करने के लिए इससे संबंधित, भाई खबर की पुष्टि कर रहे हो, खबर को अगर पुष्टि करके मतलब खबर की मैं कहूँ कि उसको ओरिजिनल कैसे माने कि वो खबर सही है या नहीं है, उसको सत्यता की के लिए एक छोटा सा इंटरव्यू होता है। उसको देखो, ये लिखा है ना, संबंधित बाइट दिखाई जाती है, मतलब छोटा ऐसा एक साक्षात्कार दिखाया जाता है, और किसी घटना के बारे में प्रत्यक्षदर्शियों का कथन दिखाकर सुनाकर खबर को प्रमाणित कर दिया जाता है कि देखो ये आदमी ने ओ ये की है जो की बात, मतलब इन्होंने कहा कि वो वहाँ पर उसने देखा था, और वो सारी बातें कह के जो है वो खबर की प्रामाणिकता सिद्ध कर दी जाती है, तो वो कहलाता है एंकर बाइट। चलो हमारा 13वां सवाल है कि रेडियो समाचार कॉपी कैसे तैयार करें। मान लो थाने रेडियो के समाचार बनाना है, रेडियो के लिए समाचार बोलना है ना, क्या करोगा। तो रेडियो समाचार के लिए तैयार की जाने वाली कॉपी में एक पंक्ति में देखो 1213 शब्द ही होना चाहिए, पहली बात याद रहेगी। दूसरा है कि वाक्य सरल होना चाहिए और छोटे छोटे होने चाहिए, और वाक्य सरल और संक्षिप्त होने चाहिए, सरल भी होने चाहिए और छोटे होने चाहिए, दोनों लाइनें रिपीट होगी थोड़ी सी। 1 से 10 तक के अंकों को शब्दों में लिखना है, वरना तो 1 लाख की संख्या लिख दी तो 1 लाख को कैसे बढ़ेगा वो, इकाई दहाई सैकड़ों हजार यहाँ करते रह जाओगा ना। तो शब्दों में तथा 11 इसे लेके 999 तक को अंकों में लिखा जाना चाहिए। 999 तक तो लिख दो, लेकिन 999 बाद में तो इकाई दहाई सैकड़ों हजार ही जाओ। ठीक है, चलिए अगला हमारा सवाल है कि बिट रिपोर्टिंग और विशेषीकृत रिपोर्टिंग में अंतर बताना है। तो बिट रिपोर्टिंग में संवाददाता का उस क्षेत्र से संबंध में रुचि लेना पर्याप्त है, जबकि विशेष रिपोर्टिंग में विषय से जुड़ी समस्याओं को बारीकी से विश्लेषण करना। दोनों याद रही जैसी, बिट रिपोर्टिंग में क्या होता है, संवाददाता जो होता है उस क्षेत्र के संबंध में रुचि लेना पर्याप्त है, जबकि विशेष रिपोर्टिंग जो होती है उस समस्या से जुड़ी हुई बारीकी से अगर उसका विश्लेषण हो रहा है तो वो विशेषीकृत आ जाएगी। ठीक है, 15वां हमारा सवाल है कि पत्रकार के कितने प्रकार हैं और उनका दायित्व है। देखो, पत्रकार जो हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। पूर्णकालीन पत्रकार, दूसरा अंशकालीन पत्रकार, तीसरा होता है फ्रीलांसर पत्रकार। ये 3 प्रकार के पत्रकार होते हैं। तो दायित्व पत्रकार का यह है कि पाठकों और दर्शकों तक सूचना पहुंचाना, उन्हें जागरूक करना, शिक्षित करने के साथ साथ उनका मनोरंजन भी होना चाहिए, मतलब वह आनंद भी लेना चाहिए। चलो वो 16वां प्रश्न है कि जनसंचार की 2 विशेषताएं लिखनी है। देखो, जनसंचार की 2 विशेषताएं, पहली विशेषता है कि जनसंचार माध्यमों के जरिए प्रकाशित संदेशों की प्रकृति सार्वजनिक होती है। सीधी सी बात है कि जो भी संदेश भेजेगा सार्वजनिक होगा, हर लोगों तक वो पहुंचेगा। दूसरी बात है कि जनसंचार के लिए एक औपचारिक संगठन की आवश्यकता होती है। औपचारिक संगठन बनाना होता है, मीडिया कर्मी जो होते हैं वो चैनल वगैरह बनाते हैं। चलिए हमारा 17वां सवाल है कि संचार माध्यम से आप क्या समझते हैं। तो संचार एक प्रक्रिया है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचने की प्रक्रिया। क्या किसका पहुंचाएगी, संदेश को पहुंचाएगी। यह प्रक्रिया प्रायः किसी प्राकृतिक माध्यम के साथ गति करती है। उदाहरण के लिए हम बोलने हैं तो ध्वनि तरंगे, वायु तरंगों के सहारे हमारी बात दूसरी जगह पर पहुंचती है, तो वो संचार माध्यम कहलाता है। एक स्थान पर घटी घटना को दूसरे स्थान के लोगों को अवगत कराना क्या कहलाता है, संचार कहलाता है। 18वां सवाल है कि अमौखिक संचार से क्या आशय है। देखो, मौखिक संचार के अतिरिक्त अन्य प्रकार के संचार भी हैं, अमौखिक संचार कहलाते हैं। मौखिक को छोड़ दो, बाकी सब कौन से हैं, अमौखिक है। जैसे सांकेतिक संचार है, लिखित संचार है, चित्र फिल्म संचार है, तो ये अमौखिक संचार के अंतर्गत आते हैं। चलिए हमारा 19वां सवाल है कि प्रिंट माध्यम किसे कहते हैं। प्रिंट का से होता है छपाई वाले संचार माध्यम, इसे मुद्रण माध्यम भी कहते हैं, जैसे समाचार पत्र है, पत्रिकाएं हैं, पुस्तकें हैं। ठीक है, चलिए समझ में आया होगा। अगला हमारा जो सवाल रहेगा कि जनसंचार के माध्यम कौन कौन से। जनसंचार के देखो, एक तो प्रिंट मीडिया है और एक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया।
प्रिंट मीडिया में समाचार पत्र, पत्रिकाएँ, पुस्तिकाएँ ये सारे आ जाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में रेडियो, टेलीविज़न है, सिनेमा है, इंटरनेट है, ये सब आ जाते हैं, ठीक है? चलिए, यहाँ पे हम फीचर और आलेख को लेके भी प्रश्नों को बात करेंगे। तो हमारा 21वां प्रश्न है कि विद्यालय का खेल मैदान पे आपको एक संक्षिप्त फीचर तैयार करना है। तो विद्यालय में देखो खेल मैदान आवश्यक होता है। विद्यार्थी अपनी रुचि के अनुसार खेलते भी हैं और खेल मैदान से विद्यार्थियों में उनमें अविस्मरणीय अनुभव जुड़ते हैं, जो जीवन भर उसके साथ रहते हैं, जीवन भर उसके काम आते हैं, शारीरिक विकास उनका होता है। तो ये सारी बातें आप इसमें लिख सकते हो, ठीक है? चलिए अगला सवाल है कि बेरोज़गारी की समस्या पर आलेख लिखना है। तो आज का युवा वर्ग उच्च शिक्षा प्राप्त करके भी नौकरी न मिलने के कारण बेरोज़गार घूम रहे हैं। नौकरी न मिलने से उनका जीवन जो है वो अस्त-व्यस्त हो जाता है। आजीविका चलाने के लिए वो गलत रास्ते पर पड़ जाते हैं। ऐसी शिक्षा से लाभ क्या है? ठीक है, तो ये बातें हुई बेरोज़गारी की समस्या से। चलिए, हमारा 23वां सवाल है कि विद्यालयों में नो बैग डे विषय पर आपको एक आलेख लिखना है। तो राजस्थान सरकार ने शिक्षा में कुछ नवाचार लाने के लिए जो है सन 2021-22 में जो समस्त विद्यालय हैं, उनके विद्यार्थियों को सप्ताह में 1 दिन यानी शनिवार को जो है वो नो बैग डे घोषित किया है। और तय गतिविधियों के तहत उस दिन जो है वो विभिन्न प्रकार के क्रियाकलाप जो है वो करवाए जाते हैं और ऐसे कार्यक्रम जो है वो राजस्थान सरकार ने शुरू किए हैं। चलिए, हमारा यहाँ पे जो 24वां सवाल है वो यहाँ पे रहेगा कि तेल की धार से बढ़ती महंगाई की मार। यहाँ पे एक आलेख तैयार करना है। तो पेट्रोल डीजल के दामों में लगातार वृद्धि हो रही है, जो एक बड़ा चिंता का विषय है। इतना ही नहीं, इसके दाम और बढ़ने की आशंका वर्तमान में बताई जा रही है। इससे आम आदमी को जो है महंगाई की मार झेलनी पड़ रही है। ऐसा आपको 2-4 लाइनें लिख देनी है, ठीक है? चलिए अगला है कि राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल पे आपको अगर आलेख लिखना हो, तो खेलों को प्रोत्साहन के उद्देश्य से राजस्थान सरकार ने अपनी बजट घोषणा के अनुरूप ग्राम पंचायत, ब्लॉक, जिला स्तर और राज्य स्तर पर 6 खेल इवेंट का आयोजन करके विजेता खिलाड़ियों को विभिन्न योजनाओं में भाग लेने पर अंक प्रदान करने का जो वादा है वो किया है। तो ये लिखेंगे हम इसमें। चलिए, समझ में आया होगा। यहाँ पर हमारे जो क्वेश्चन हैं, जो भी बनते हैं हमारी अपनी जो किताब है, आलेख है, फीचर है, या मैं बात करूँ कि अपना जन संचार के जो माध्यम है, उन सबसे रिलेटेड यही प्रश्न बन रहे हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है सारे सवाल। कहीं पे भी कोई दिक्कत है बेझिझक आप कमेंट कीजिएगा, आपके लिए वो चीज़ लेके आएँगे। आपको क्या कम समझ में आया है उसका मैं वीडियो बना दूँगा, लेकिन आपको तैयारी करनी है। परीक्षा आपकी जो है वो जल्द शुरू होने वाली है, तब तक मैं ये काम भी पूरा करवा दूँगा, ठीक है? विश्वास रखिएगा, कभी भी आपको कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं। और हमारा टेलीग्राम चैनल है उसको भी आप सब जो है वो जॉइन ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है? चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू।